फर्स्ट ऑफ ऑल जो ट्रांजेक्शन है वो किस में रिकॉर्ड किए जाते हैं, जनरल में, जिसको हम कहते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन विच इज रिलेटेड टू बिजनेस और मॉनेटरी टर्म्स, वो हर एक ट्रांजेक्शन जो कि बिजनेस से रिलेटेड है और मॉनेटरी टर्म्स में मेजर किया जा सकता है, उसे हम क्या कहेंगे, बिजनेस ट्रांजेक्शन। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? कैसे गए आप सभी लोग के बोर्ड के पेपर? आई होप आप सभी लोग के बोर्ड के पेपर अच्छे ही गए होंगे और आप सभी लोग भी अच्छे ही होंगे। अब आप लोग क्लास 11th में आ चुके हैं और अगर क्लास 11 में अगर आप लोग कॉमर्स लेने की सोच रहे हैं तो आप लोग बहुत ही सही चैनल पे आए हैं। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिश स्टडीज में। मैं हूं क्रिश, मैं आप सबको अकाउंट क्लास 11 में अकाउंट पढ़ाऊंगा और आज की वीडियो में आपको क्लास 11 अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पढ़ाने वाला हूं, जिसमें आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे विद एग्जांपल्स। आपको एक एक टॉपिक की एग्जांपल्स के साथ आपको मैं समझाऊंगा। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा नीड फॉर अकाउंटिंग। तो नीड फॉर अकाउंटिंग में हम लोग ये जानेंगे कि आखिर अकाउंटिंग हमें क्या जरूरत होती है। सेकंड पॉइंट है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, हमें अकाउंटिंग की विशेषताएं क्या है। हमें अगर हम अकाउंटिंग को अपने मतलब अपने बुक्स और अकाउंट को अगर मेंटेन करते हैं तो हमें उससे क्या बेनिफिट्स अवेल होते हैं। और थर्ड पॉइंट में हम लोग उसकी एक डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन समझेंगे, उसकी मीनिंग क्या है। ओके गाइस, तो प्लीज गाइस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। अगर आप लोग वीडियो को स्किप कर देंगे तो आपको बिल्कुल भी चैप्टर समझ में नहीं आएगा। ओके गाइस, वीडियो को पूरा देखिए और चलिए जल्दी से वीडियो में आगे गाइस बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक की ओर। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक था नीड फॉर अकाउंटिंग। तो नीड फॉर अकाउंटिंग मतलब है सबसे पहले हमारी की क्या जरूरत है, हमें अकाउंटिंग करने की आखिर जरूरत ही क्या है। देखते हैं क्या जरूरत है। टू कीप अ कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन, हर एक बिजनेस ट्रांजेक्शन का कंप्लीट और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखने के लिए अकाउंटिंग की हमें जरूरत होती है। बिल्कुल भी नहीं समझ में आया सर, एग्जांपल से समझाओ ना। चलिए देखते हैं एग्जांपल से। टू कीप अ कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मतलब मान लीजिए, सपोज करते हैं ये चिंटू, ये चिंटू और ये है चिंटी, ये चिंटी। तो चिंटी इनके पास आती है, इनके पास आई, कहती है कि भाई मुझे जो है पैसे की जरूरत है, जल्दी से 10,000 रुपए की जरूरत पड़ गई मुझे। इनको जो है जल्दी से 10,000 रुपए की जरूरत पड़ गई। तो ये भाई इनके पास जाती हैं, तो इन्होंने इनसे रुपए ले लिए 10,000 रुपए। तो भाई ये तो लेके चली गई और इन्होंने कहा था कि मैं आपको जो है 1 हफ्ते के अंदर लौटा दूंगी, लेकिन इन्होंने तो पैसे लौटा ही नहीं। और जब ये इनके पास जाते हैं लेने के लिए तो ये साफ मना कर देती हैं, साफ मना कर देती हैं, कहती कि हमने आपसे पैसे लिए नहीं थे, हमने तो आपको लौटा दिए थे जो आपसे लिए थे। तो भाई अगर इन्होंने सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखा होता या अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करके रखा होता तो ये होता नहीं होता ना। तो भाई इसीलिए हम लोग अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं। कोई भी अगर हम लोग के बिजनेस ट्रांजेक्शन होती है उसको हम लोग अकाउंट में, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेते हैं, जिससे हमें उस चीज की प्रॉपर एक अकाउंटिंग की उसकी एक प्रॉपर हमें नीड रहती है कि जो है हमें याद रहेगा कि हमने इस टाइम पे, इस डेट पे हमने ये ट्रांजेक्शन की थी और ये हमारे पास रिकॉर्ड रखी है, इसका इनके पास सबूत है। अब यही अगर ये इनके पास से लेके गई होती रुपए और इन्होंने जो है ये रिकॉर्ड कर लिया होता तो ये दिखा सकते हैं कि मेरे पास सबूत है, तुम इस डेट को मुझसे रुपए ले गई थी और तुमने मुझे पैसे नहीं दिए। ठीक है गाइस, तो कीप अ कंप्लीट और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, किसी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन का कंप्लीट और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखना ही अकाउंटिंग कहलाता है, अकाउंटिंग कहलाता है। और उसको इसीलिए हमें अकाउंट की जरूरत होती है, ताकि जो है कभी भी कोई हमसे कोई ट्रांजेक्शन हो हम उसे भूले ना। ठीक है गाइस, और अगर बात करें बिजनेस ट्रांजेक्शन की, बिजनेस ट्रांजेक्शन मतलब ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन विच इज रिलेटेड टू बिजनेस और मॉनेटरी टर्म्स, वो हर एक ट्रांजेक्शन जो कि बिजनेस से रिलेटेड है और मॉनेटरी टर्म्स में मेजर किया जा सकता है, उसे हम क्या कहेंगे, बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो इसको आप लोग याद रख सकते हैं B+M से, बिजनेस से रिलेटेड और मॉनेटरी टर्म्स में, बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए और मॉनेटरी टर्म्स में से हम मेजर कर सकते हैं, समझे। तो मॉनेटरी टर्म्स मतलब अब जैसे कि हमने किसी भी आइटम को परचेज किया तो उसे हम मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। लाइक हमने 10,000 रुपए का माल खरीदा तो उसे हमने अपने अकाउंट में मेंटेन कर लिया, चढ़ा लिया, परचेज इक्वल टू 10,000। अगर नॉन मॉनेटरी टर्म्स लाइक जैसे कि बिजनेस में मान लीजिए आपकी लेबर्स ने अकाउंट वो कर दिया, हड़ताल कर दी, स्ट्राइक
तो वो बिजनेस से तो रिलेटेड है, उससे आपको लॉस तो हो रहा है, लेकिन वो मॉनेटरी टर्म्स में इधर नहीं हो सकता, मॉनेटरी टर्म्स में इधर नहीं हो सकता, तो वो आपका बिजनेस ट्रांजेक्शन में नहीं आएगा। ठीक है गाइस, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स, एट्रीब्यूट्स एंड प्रोसेसेस ऑफ अकाउंटिंग। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में होता है सबसे पहले फीचर्स, उसकी विशेषताएं, और सेकेंड है हमारा एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स मतलब होता है गुण, इसके गुण क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, और इसकी पूरी एक प्रोसेस क्या है, इसकी ये पूरा जो एक प्रोसेस है वो क्या है, मतलब क्या प्रोसीजर हमें फॉलो करना पड़ेगा अकाउंटिंग करने के लिए। ये क्वेश्चन आपको इन तीनों वर्ड से पूछा जा सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको गाइस थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, पूरा प्रोसीजर हम आपको समझाएंगे पॉइंट टू वाइज विद एग्जांपल। तो आप कैरेक्टरिस्टिक्स से भी, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग से भी क्वेश्चन आ सकता है, एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग से भी क्वेश्चन आ सकता है, और प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग से भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ओके गाइस, तो बढ़ते हैं आगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। अब इस पहले पॉइंट आप देख लीजिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो बिजनेस रिलेटेड है या नहीं है। सेकंड, हम उसे मेजर करेंगे, आइडेंटिफाइड जो हमने, मान लो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये बिजनेस रिलेटेड है, अब उसे हम मेजर करेंगे। मेजर मतलब मॉनेटरी टर्म्स में मेजर करेंगे। कैसे, किसमें मेजर करेंगे, मॉनेटरी टर्म्स में। मॉनेटरी टर्म्स मतलब रुपीज में, मॉनेटरी टर्म्स में से हम मेजर कर लेंगे। सेकेंड हमारा रिकॉर्डिंग करेंगे हम, किसमें रिकॉर्ड करेंगे वो भी हम बताते हैं। क्लासीफाइंग और समराइजिंग, ये इसके प्रोसेस है। अब इसको हम एक एग्जांपल समझते हैं। सपोज करिए हमने एक एग्जांपल पुट करते हैं। सबसे पहले सपोज करिए हमने एक जो है बिजनेस स्टार्ट किया, इसका बिजनेस स्टार्ट किया नाम से समझ लो XYZ फास्ट फूड। ठीक है, कोई भी नाम से XYZ फास्ट फूड नाम से हमने एक बिजनेस स्टार्ट कर लिया। तो भाई साहब हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो सबसे पहले कुछ ना कुछ तो परचेज करेंगे कि नहीं करेंगे। सबसे पहले हम लोग कुछ भी परचेज करेंगे, जैसे कि लाइक हमने गैस खरीदी, और मतलब और भी जो उसमें इक्विपमेंट्स यूज होंगे वो सब खरीदा। मान लो हमने टोटल परचेज जो है हमने कर ली, टोटल परचेज जो है हमने इसमें कर ली पूरी 10,000 रुपए की पूरी टोटल हमने जो है परचेज कर ली। भाई हमारे पास खुद की तो शॉप थी नहीं, तो हमने भाई सबसे पहले जो है शॉप किराए पे दी, उसका हमने जो है रेंट दे दिया एडवांस में ही। 1 महीने का रेंट हमने पहले से ही दे दिया उसका। भाई मान लो हमने 8,000 रुपये रेंट दे दिया, 8,000 रुपये हमने रेंट दे दिया, और फिर हमने भाई सेल्स की। अब भाई सेल्स करेंगे तो उसमें कुछ तो अपना प्रॉफिट ऐड करेंगे ना। मान लो हमने 15,000 की सेल्स कर ली फर्स्ट मंथ में, मान लो 15,000 की सेल्स कर ली। अब भाई चलता रहा हमारा बिजनेस जो है चलता रहा। अब हमारा जो बिजनेस है बहुत अच्छा चलने लगा, तो भाई हमने सोचा कि जो है अब अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाया जाए। तो उसके लिए हमने एक फोन परचेज किया। तो हमने क्या किया, फोन परचेज किया। और अकाउंट्स में अगर हम लोग कोई भी, मतलब जो प्रोप्राइटर है, मतलब जिसने बिजनेस स्टार्ट किया है, जो ओनर है बिजनेस का, अगर वो पैसे निकालता है बिजनेस से तो उसको हम ड्राइंग कहते हैं। तो मान लो हमने कुछ पैसे निकाल के घर ले गए, क्या किया हमने, ये फोन परचेज कर लिए। परचेज फोन, मान लो हमने 18,000 का एक फोन जो है परचेज कर लिया, हमने 18,000 का एक फोन परचेज कर लिया। और अब एक पास लगती है, जैसे कि मान लो हमने जो है एक लेबर रखा था। ठीक है, एक हमने लेबर रखा था। ठीक है भाई, उसने जो है, नहीं सपोज करिए हमने जो है, हमारे पास एक ऑर्डर आया, सपोज करिए हमारे पास एक ऑर्डर आया। भाई हमारा काम बहुत अच्छा चलने लगा, लोग जानने लगे। हमारे पास एक ऑर्डर आया कि जो है भाई हमें फास्ट फूड चाहिए, इस डेट को इतना फास्ट फूड चाहिए। तो भाई हमारे पास क्या आया, एक ऑर्डर आया। कितने, मान लो वो 5,000 का ऑर्डर था। ठीक है भाई,
मान लो 5000 का वो ऑर्डर था, ठीक है। हमने ऑर्डर लिया और एक हो सकता है कि भाई लेबर हमने हायर कर रखा था, बहुत ही कम सैलरी पे हमने उसको हायर कर रखा था, मान लो 1000 रुपए पर मंथ के हिसाब से उसको हमने सैलरी देते थे, बहुत ही कम सैलरी पे उसको हमने हायर कर, उसने भाई कर दी स्ट्राइक। जिस दिन का ऑर्डर था भाई उस दिन वो आया नहीं, तो सामान बना नहीं, हमें हो गया लॉस। तो भाई इसने स्ट्राइक कर दी। तो ये हमारे एग्जाम्पल हो गए। अब इसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को जो है हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो भाई ठीक है, आइडेंटिफाई कर लेते हैं। हमने आपको एक फॉर्मूला भी जब नीड फॉर अकाउंटिंग बताया था, उसमें एक फॉर्मूला बताया था B+M। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, मतलब ये आपको आइडेंटिफाई करने का तरीका है। सबसे पहले बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, क्या मतलब है, वो ट्रांजेक्शन बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। और सेकेंड हमारा क्या होना चाहिए, मॉनेटरी टर्म्स में उसे हम मेजर कर सकते हैं, मतलब रुपयों में उसे हम लिख सकते हैं। तो गाइस तो सबसे पहले हमारी क्या हुई है, परचेज। तो परचेज को हम लोग बिजनेस से रिलेटेड है, हाँ भाई है, बिजनेस से रिलेटेड है कि नहीं है। और सेकंड है हमारा मॉनेटरी टर्म्स, क्या हम मॉनेटरी टर्म्स मेजर कर सकते हैं, 10,000 की परचेज हुई तो क्या हम उसे मॉनेटरी टर्म्स मेजर कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। तो ये टोटल परचेज हमारा क्या हो गया, आइडेंटिफाई हो गया कि ये बिजनेस ट्रांजेक्शन है। सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब सेकंड है हमारा रेंट, भाई हमने रेंट पे किया, रेंट हमने पे किया 8,000 का, तो भाई ये बिजनेस से रिलेटेड है क्योंकि हमने बिजनेस के लिए रेंट पे किया। और सेकंड है भाई हमारा कि जो है उससे हम मॉनेटरी टर्म मेजर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, भाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये भी हमारा बिजनेस ट्रांजेक्शन है। सेकंड हुई हमारी सेल्स, भैया सेल्स हुई, हमें प्रॉफिट होएगा। भाई सेल्स की हमने कितने की 15,000 की, इसको भी बिजनेस से रिलेटेड है और हमारा बिजनेस ट्रांजेक्शन में को हम मेजर कर सकते हैं। और हमने ड्राइंग्स की, भैया हमने बिजनेस से पैसे निकाले तो बिजनेस से ही तो रिलेटेड है, तो ये भाई बिजनेस से भी रिलेटेड है। और जो है हमने पैसे निकालने हैं तो भाई मॉनेटरी टर्म्स में भी इसे हम मेजर कर सकते हैं, नहीं कर सकते, हम अपने बुक्स अकाउंट में इसे वही मेजर कर सकते हैं, हाँ भाई कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। तो इसे भी हम बिजनेस ट्रांजेक्शन ही मानेंगे। तो भाई 4 ट्रांजेक्शन हमारी बिजनेस ट्रांजेक्शन हो गई। अब ये आया भाई हमारे पास ऑर्डर। अब आप लोग कहेंगे ऑर्डर आया हमारे पास, भाई 5,000 का ऑर्डर आया, भाई उसने अभी ऑर्डर दिया है, उसने ये नहीं कहा कि भाई मुझे बना के अभी अभी तुम दे दो, उसने मुझे ऑर्डर दिया है। अब आप लोग कहेंगे बिजनेस से तो रिलेटेड है, ठीक है भाई ऑर्डर आया। अब आप लोग ये भी कहेंगे कि भाई उसने 5,000 का ऑर्डर दिया तो ये मॉनेटरी टर्म्स में भी मेजर हो जाएगा, भाई नहीं होगा मेजर। क्यों नहीं होगा, क्योंकि भैया उसने ऑर्डर दिया है, उसने अभी एडवांस में रुपए नहीं दे दिए मुझे कि भाई आप ऑर्डर बनाइए और आज ही मुझे दे दीजिए, उससे डेट दी है, तो इसे हम मॉनेटरी टर्म्स में मेजर अभी नहीं करेंगे। कोई भी ऑर्डर आने पर हम उसे मेजर नहीं कर लेते हैं, जब हम उससे पैसे देंगे या उसे हम सेल्स करेंगे, जब हम उसे रिकॉर्ड करेंगे अपने बुक्स और अकाउंट से। तो ये हमारा क्या है, बिजनेस ट्रांजेक्शन, ये दोनों नहीं है, ओके। और ये हमारा ये क्यों नहीं है, लेबर स्ट्राइक, भाई उसने स्ट्राइक कर दी, बिजनेस से तो रिलेटेड है, हमें लॉस हो रहा है, बिजनेस से तो रिलेटेड है, लेकिन भैया उसने स्ट्राइक की, ये हमारा मॉनेटरी टर्म्स में थोड़ी मेजर कर सकते हैं उसे हम कि बिजनेस उससे हमें 1,000 रुपए कोई लॉस तो प्रॉपर हमें बताया नहीं गया, कोई प्रॉपर लॉस तो हमें बताया नहीं गया, उसने स्ट्राइक कर दी, इसको हम मॉनेटरी टर्म्स मेजर नहीं कर सकते। तो भाई हमने सारे ट्रांजेक्शन मेजर कर लिए। ये जितने भी हमारे ट्रांजेक्शन है ये कौन से हैं, मॉनेटरी टर्म्स के ट्रांजेक्शन है। ये जो 4 ट्रांजेक्शन है हमारे, ये कौन से हैं, मॉनेटरी टर्म्स में है, इसे हमने आइडेंटिफाई कर लिया है कि ये बिजनेस ट्रांजेक्शन है। अब हमारा जो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है मीजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन। अब भाई उसे हम ऐसे ही रफली कहीं पे भी मेजर कर लेंगे, जैसे कि भाई हमारी परचेज कितने की हुई, टोटल परचेज हुई हमारी 10,000 की, रेंट है हमारा 8,000 का, सेल्स हमारी 15,000 की हुई, ड्रॉइंग हमारी 18,000 की हो गई, भाई हमने इसको मेजर कर लिए। अब उसके बाद आता है रिकॉर्डिंग। अब भाई रिकॉर्डिंग क्या होता है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम लोग रिकॉर्ड करते हैं एक बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जिसे कहते हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, इसमें रिकॉर्ड करते हैं जर्नल। बड़ी बड़ी शॉप्स पे ये मेंटेन किया जाता है, आपने देखा होगा बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ट्रांजेक्शन है वो किस में रिकॉर्ड किए जाते हैं, जर्नल है, जिसको हम कहते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। 1 मार्क्स क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में, याद रखिएगा, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इसको हम कहते हैं, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ठीक है गाइस। जनरल में हम रिकॉर्ड करेंगे। हमने इसको जनरल में रिकॉर्ड कर लिया, जनरल में रिकॉर्ड कर लिया। जनरल में भी कुछ बुक्स आती हैं, जैसे कि स्पेशल जनरल भी
कईयों पार्ट में डिवाइड है, जैसे कि उसको आप आगे पढ़ेंगे, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक और जनरल प्रॉपर और सेल वो ट्रेड ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेएबल, इन सभी पार्ट्स में जनरल को भी सब डिवाइड किया गया है, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है गाइस, वो सारी बुक को हम बनाना सीखेंगे एक एक करके। तो उसके आगे हम आते हैं क्लासीफाइंग। नेक्स्ट स्टेप है हमारा क्लासीफाइंग। तो क्लासीफाइंग हम क्या करेंगे, मान लीजिए भैया हमने सारे ट्रांजेक्शन जो है बुक्स ऑफ ओरिजिन एंट्री में ऐसे ही जो है मेंटेन कर लिए। अब इसमें एंट्री कैसे पास करते हैं वो आप जनरल चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने जनरल में सारे ट्रांजेक्शन को जो है रिकॉर्ड कर लिया, भाई हमारी परचेज इतनी है, रेंट इतना है और सब कुछ इतना है। तो अब भाई हमारे पास क्लासीफाइंग को हम ऐसे समझते हैं, उसको हम किसी भी ट्रांजेक्शन, मान लीजिए हमारे पास सारे ट्रांजेक्शन एक बुक में लिखे हुए हैं। अब भाई हमें ढूंढना है कि जो है महेश नाम का जो एक लड़का था वो हमसे जो है इतने का माल परचेज करके ले गया था, इस डेट को ले गया था। तो भाई अगर हम लोग सारे के सारे ट्रांजेक्शन में से एक ट्रांजेक्शन छांटना है तो वह मुझे देखने में टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा। तो इसीलिए हम लोग जो है एक नई बुक प्रिपेयर करते हैं, इस प्रोसेस में क्लासीफाइंग करते हैं। तो उसको जो है उसके लिए हम नई बुक प्रिपेयर करते हैं, उसे कहते हैं लेजर। क्या कहते हैं हम, लेजर। लेजर में हम लोग क्या करते हैं वो अभी हम आपको एक एग्जांपल समझाते हैं। सबसे पहले बुक ऑफ ओरिजिन एंट्री में हमने रिकॉर्ड कर लिया। लेजर में हम क्या करते हैं, क्लासीफाइंग करते हैं। द ट्रांजेक्शन ऑफ सेम नेचर वाज क्लासिफाइड इन द लेजर अकाउंट्स। मतलब जो सेम नेचर के ट्रांजेक्शन है, मान लो परचेज हुई, तो भाई अगर हमने बिजनेस स्टार्ट किया है तो भाई उसे हम, ऐसा तो है नहीं आज स्टार्ट किया कल बंद कर देंगे, भाई वो चलता ही रहेगा। तो हम एक बार परचेज करेंगे, क्या ऐसा है जरूरी है कि हम एक ही बार परचेज करें, हम जितनी बार चाहे उतनी बार परचेज करेंगे और लोग भी हमसे परचेज करेंगे या हम उसे सेल्स करेंगे। तो सेम नेचर के ट्रांजेक्शन को हम जो अलग अलग करके लिखते हैं उसे हम क्या कहते हैं, लेजर अकाउंटिंग, मतलब लेजर पोस्टिंग कहते हैं। ठीक है, उसे हम लेजर पोस्टिंग कहते हैं। तो मान लो हमने परचेज जितनी बार भी किया उसे हमने परचेज का एक अकाउंट बना दिया उसमें लेजर में, और जो है उसमें हमने सारे परचेज लिख दिए। तो भाई मुझे ढूंढने में आसानी होगी, इस डेट पर ट्रांजेक्शन हुआ था, मैं मुझे 10 तारीख को ले गया था मार्च में, तो भाई मैंने मार्च में देखा, 10 तारीख देखी और मैं इसकी एंट्री निकाल दी, भाई मुझे आसानी हो गई निकालने में। ठीक है गाइस, तो इसीलिए हमें लेजर पोस्टिंग की जरूरत होती है, और लेजर पोस्टिंग से हमें कोई भी ट्रांजेक्शन की नीड होती है तो उससे हम आसानी से ढूंढ सकते हैं। ठीक है गाइस, तो इसको एग्जांपल समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये बॉक्स है, मान लीजिए हमारे पास ये बॉक्स है, तो इसमें जो है इस तरह की 4 रंग की इतनी इतनी जो है गेंदे हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, हर एक रंग की मेरे पास भाई 4 जो है बॉल्स हैं। मान लीजिए समय की मेरे पास जो है 4 बॉल्स हैं। तो भाई लेजर में हम लोग क्या करते हैं, लेजर में जो है हम लोग इन सब का एक प्रॉपर अकाउंट, मान लीजिए ये परचेज है और ये जो है हमारी सेल्स है और ये हमारा रेंट है और ये हमारी ड्राइंग्स है, ये हमारी जो है ड्राइंग्स है। इन सब का हम एक प्रॉपर अकाउंट बना देंगे। क्या कर देंगे, प्रॉपर एक अलग से अकाउंट बना देंगे। ये हो गई परचेज का अकाउंट, ये हो गया सेल्स का अकाउंट, और ये हो गया हमारा जो है ड्राइंग का अकाउंट, और ये हो गया मेरा रेंट का अकाउंट। ठीक है भाई, सबका हमने एक प्रॉपर एक अलग से अकाउंट बना दिया। मतलब इस सब की गेम को एक, यदि तो ये सब साथ में थी, मिक्स थी एक ही कलर में, एक ही बॉक्स में, हम सबको हम सेम नेचर की जो बॉल्स हैं उनको हम अलग अलग उनके खुद के पर्सनल अकाउंट में मेंटेन कर देंगे। मान लीजिए ये सारी ग्रीन बॉल्स इनमें भेज दी, रेड वाली रेड वाले में भेज दी, और जो ब्लैक वाली है वो ब्लैक वाले में भेज दी, और जो ब्लू वाली है वो ब्लू वाली में भेज दी। समझ में आ गया ना आपको, जो सेम नेचर की ट्रांजेक्शन है उनको एक हम उनके खुद के एक पर्सनल प्रॉपर अकाउंट में हम लोग उसे क्लासीफाई कर देंगे। तो इसी को हम कहते हैं लेजर पोस्टिंग। ये आपको समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं हम समराइजिंग। अब भाई हमने सारे अकाउंट बना लिए, परचेज का अकाउंट बना लिया, अब हम टोटल परचेज निकालेंगे। अब हमने सबको क्या कर दिया है, समराइज कर दिया है। मतलब समराइज का मतलब होता है गिविंग टोटल। समराइज का मतलब होता है गिविंग टोटल। इन सबको हमने क्या कर दिया, इसका हमने टोटल निकाल दिया। तो क्या किया हमने, इन सबका हमने टोटल निकाल दिया। अब भाई जब समराइज करते हैं तो टोटल निकालने के बाद हम इसमें 3 चीजें प्रिपेयर करते हैं। भाई हमने सबका टोटल निकाल लिया, उसके बाद हम क्या करते हैं, 3 चीजें प्रिपेयर करते हैं, जिसमें पहला आता है ट्रायल बैलेंस,
फिर दूसरा हमारा आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरा हमारा आता है बैलेंस शीट। तीन चीजें हम लोग प्रिपेयर करते हैं। तो ट्रायल बैलेंस हम लोग क्यों प्रिपेयर करते हैं? ट्रायल बैलेंस हम लोग प्रिपेयर करते हैं अरिथमेटिकल एक्यूरेसी के लिए, कि भाई हमने सारे अकाउंट का टोटल तो निकाल लिया, क्या वो सारे इक्वल हैं, क्या हम उसको का दोनों साइड इक्वल कर सकते हैं? भाई दोनों साइड हमारे सारे अकाउंट्स का जो टोटल आया वो सही आया, इसलिए हम लोग ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं। वो कैसे प्रिपेयर करते हैं वो आप आगे फर्दर स्टडीज में पढ़ेंगे, मैं आपको पढ़ाऊंगा स्टेप वाइज। और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, जिससे हमें पता चलता है हमारा जो नेट प्रॉफिट है, हमें हमारी बिजनेस जो चल रहा है वो प्रॉफिट में है कि नहीं है, नेट प्रॉफिट कितना है, नेट लॉस कितना है, वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में निकालते हैं। उसके बाद आता है हमारी बैलेंस शीट। अब बिजनेस की जो पोजीशन है, अब हमने सारा प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लिया, तो भाई हमें ये पता करना है हमारा बिजनेस आगे फर्दर जो है प्रॉफिट में रहेगा कि नहीं रहेगा, हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बड़ी बड़ी कंपनी जो है इन्वेस्ट करती है प्रॉफिट निकालने के बाद, कि भाई बड़े बड़े सीएस का काम होता है कि जो है उन्हें बताना कि जो है बैलेंस शीट को एनालाइज करके कि मतलब हमारी कंपनी प्रॉफिट में है या नहीं है। तो बैलेंस शीट इसलिए हम प्रिपेयर करते हैं पोजीशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस की जो पोजीशन है वो क्या है, उसे प्रिपेयर करते हैं बिजनेस की पोजीशन जानने के लिए। पोजीशन क्या है बिजनेस, वो प्रॉफिट में है या आगे प्रॉफिट में रहेगी या नहीं रहेगी, इसलिए हम लोग बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है गाइस, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अभी तक आपने जितना भी ये पढ़े हैं पॉइंट्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और मीजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन और रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग और समराइजिंग जो पॉइंट्स पढ़े हैं, इन सबको हम कहते क्या है, मतलब रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग और समराइजिंग, इन तीनों पॉइंट्स को मिला के हम जो एक प्रोसेस निकलता है उसको हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग साइकिल। या सभी की बुक्स में गिवन है और इसे 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो अकाउंटिंग साइकिल हम आपको बना के दिखाते हैं। सबसे पहले अकाउंटिंग साइकिल में सबसे पहला जो आता है पॉइंट हमारा वो है ट्रांजैक्शन। फिर आता है सबसे पहले क्या होता है, ट्रांजैक्शन होते हैं हमारे, उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं वो बिजनेस रिलेटेड है या नहीं। ठीक है, फिर क्या आता है हमारा, कमोडिटी टर्म्स में हमने मीजर कर दिया। उसके बाद आता है हमारा रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग किसमें करते हैं हम लोग, जर्नल, इसमें करते हैं जर्नल। फिर हमारा आता है क्या, लेजर। फिर लेजर की मदद से हम लोग क्या प्रिपेयर करते हैं, ट्रायल बैलेंस। फिर ट्रायल बैलेंस के बाद आता है ट्रेडिंग, P&L अकाउंट, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये तीनों चीजें हम ट्रायल बैलेंस की मदद से प्रिपेयर करते हैं। ये हमारी क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है। सबसे पहले ट्रांजैक्शन, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, और फिर हमारा आता है बैलेंस शीट, ट्रेडिंग पीरियड एंड फिर आता है हमारी ट्रांजैक्शन। ये हमारी पूरी अकाउंटिंग साइकिल ऐसे चलती रहती है। हमारा पूरा क्या कहलाता है, अकाउंटिंग साइकिल। ये तीनों प्रोसेस मिला के हमारा क्या कहलाता है, अकाउंटिंग साइकिल। और जर्नल को इस ये आपकी बुक में ऐसे इस टाइप से गिवन होगा। जर्नल आपका जो है कई पार्ट डिवाइडेड है, जैसे कि इसमें आती है परचेज बुक और सेल्स बुक, और आपकी आती है परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न, और आपकी आती है जर्नल प्रॉपर और बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल, इतनी बुक्स ये आती हैं। इसको सब डिवाइडेड वो अब आगे आपको पढ़ाएंगे कि जो ये बुक्स कैसे प्रिपेयर होती हैं और जर्नल को सब डिवाइड किया क्यों किया जाता है, इसकी भी नीड क्या है, कि आप आगे फर्दर स्टडीज में पढ़ेंगे। ये आपका हो गया पूरा अकाउंटिंग साइकिल। अब इसके आगे आपके 2 पॉइंट्स और हैं इसमें, अभी यहाँ पे आगे पूरा खत्म नहीं होता है। इसके आगे 2 और पॉइंट्स हैं आपके। एक है एनालिसिस, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है भाई, इसको आप एक तरह से ये समझ लीजिए, इसको आप इस तरह समझ सकते हैं, गिविंग रिजल्ट।
लिखते हैं गिविंग रिजल्ट। गिविंग रिजल्ट, गिविंग रिजल्ट से आप ये समझ लीजिए भाई आपने पेपर तो दे दिया, आपने एग्जाम तो दे दिया, अब आप क्या आएंगे, नंबर आएंगे, अब आपको रिजल्ट मिलेगा। तो बस वही बात है, मान लीजिए हमने जो है ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट तो बना दी, अब उसका हमें क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट कौन देगा हमें, हमारे पेरेंट्स देंगे या हमारे टीचर्स देंगे। जैसे पेरेंट्स हमें एनालाइज करके बताएंगे कि जो है आपको, उन्होंने क्या रखा है कि आपको मोबाइल दिलाएंगे, तो आपको मोबाइल दिलाना चाहिए या नहीं दिलाना चाहिए। टीचर्स ने आपको इतने मार्क्स दिए, कैसे दिए कि मतलब आपने जो किया उसी हिसाब से आपको मार्क्स मिले। तो आपने मान लीजिए ट्रेडिंग, और मान लीजिए आपने जो है ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट बनाई, तो उसको एनालाइज करने का काम किसका होता है, सीए का, जो कि हमारी एक बहुत ही ऑनरेबल और रिस्पेक्टेड पोस्ट है हमारे कॉमर्स लाइन की। सीए इसका फुल फॉर्म है चार्टर्ड अकाउंटेंट। का काम यही होता है कि वो इन सभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एनालिसिस करते हैं और एक प्रॉपर उसका रिजल्ट हमें देते हैं कि जो है ओनर जो है और क्रेडिटर्स हैं, कंपनी के जो ओनर्स हैं और जितने भी बोर्ड और डायरेक्टर्स हैं, उन सभी को ये बताते हैं कि जो है बिजनेस को आप ये स्ट्रेटजीज को यूज करिए तो आपका बिजनेस और ज्यादा प्रॉफिट में जाएगा, या अगर लॉस में जा रहा है तो क्यों जा रहा है, क्या लूप होल्स हैं बिजनेस में, और क्या जो गलतियां वो लोग कर रहे हैं वो नहीं करनी चाहिए। ये सब जो है हमें सीए इसको एनालाइज करके और इंटरप्रेट करके हम लोग को बताते हैं, गिविंग रिजल्ट देते हैं। ठीक है गाइस, समझ में आया एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस का एक इम्पोर्टेंट स्टेप है ये। ठीक है गाइस, इसके बाद एक हमारा पॉइंट आता है, एक और बचा है बस, वो है कम्युनिकेशन। ये होता है कम्युनिकेशन टू द यूजर्स। मतलब कि आप समझ लीजिए कि जो आपके जो इंटरेस्टेड और जो बाहर के यूजर्स होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने भाई बिजनेस स्टार्ट किया है, तो आपसे किसी ने उधार भी लिया होगा, या आपने किसी से उधार लिया होगा, या आपने किसी गवर्नमेंट की पॉलिसी भी आप पे कुछ ना कुछ जो है इम्पोज की जाती है, और मान लीजिए आपने बैंक से लोन लिया है, या आपकी कंपनी में कोई पर्सन इन्वेस्ट कर रहा है, इन्वेस्टर्स हो गए, ये सभी आपके क्या कहलाते हैं, यूजर्स। ये आपको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे, यूजर्स कितने टाइप के होते हैं, इनकी नीड क्या होती है, क्यों इंटरेस्टेड होते हैं हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट को देखने के लिए, तो इनको हम लोग क्यों रिजल्ट मतलब अपने जो इन चीजों को, जो बुक्स ऑफ अकाउंट है हमारे, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, क्यों हम आप यूजर्स को शो करते हैं, मतलब कम्युनिकेशन या कम्युनिकेटिंग, इसको हम कम्युनिकेटिंग भी कह सकते हैं। मतलब जैसे कि क्यों हम इसे दूसरे मतलब बाहरी जो अपने यूजर्स हैं, जो टाइप्स ऑफ यूजर हैं, उनको हम क्यों कम्युनिकेट करते हैं, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को क्यों शो करते हैं, वो क्यों इंटरेस्टेड है हम बुक्स ऑफ अकाउंट को देखने में। इसको भी आप एक तरह से समझ लीजिए, रिजल्ट को शो करना यूजर्स को, ताकि उन लोग को भी, क्योंकि वो लोग हर समय तो हम लोग के बिजनेस में इन्वेस्टर वो रहते नहीं कि आप वो हर एक ट्रांजेक्शन को जान सकें, इसलिए जो है वो लोग सीधे ये 3 जो चीजें हमारी प्रिपेयर होती है ईयर एंड पे, तो इसे आप वो लोग शो देख लेते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि जो है उन लोग को भी पता चलता है कि कंपनी जो है मतलब प्रॉफिट में जा रही है कि नहीं जा रही है। अगर मान लीजिए इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, लोन, बैंक लोन, मान लीजिए बैंक है, बैंक भी हमारे एक टाइप का यूजर ही है, बैंक हमारे एक टाइप का यूजर ही है, जिसको हमने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को दिखाते हैं। भाई क्यों दिखाते हैं, क्यों इंटरेस्टेड है, क्यों, क्योंकि भाई बैंक से अगर मान लीजिए हमने लोन लिया है, तो बैंक ये जानने में इंटरेस्टेड है कि भाई अगर आपने लोन लिया है तो क्या आप उसे पे ऑफ कर पाएंगे, क्या आपकी कंपनी प्रॉफिट में जा रही है या नहीं जा रही है। उसको सेफ्टी के लिए वो क्या करती है, इस हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट को मतलब वो देखती है, एनालाइज करती है। इसलिए हम लोग को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट है उनको कम्युनिकेट करना है यूजर्स को। ये भी एक इस प्रोसेस का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये आप एक बहुत बड़ी कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, क्योंकि भाई छोटे छोटे बिजनेस में तो कम्युनिकेशन नहीं होता है, ये प्रोसेस नहीं होता है, लेकिन ये प्रोसेस बड़ी बड़ी कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है गाइस, तो आई होप गाइस आपको कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग जो है समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम अपना एक थर्ड जो पॉइंट था, मीनिंग और डेफिनेशन ऑफ पॉइंट, उसकी ओर बढ़ते हैं। ठीक है गाइस, आप लोग इस पे स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो गाइस अब आगे बढ़ते हैं, जैसे कि हमने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ाया, अब हम आगे बढ़ते हैं मीनिंग और डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। तो जो हमारी अकाउंटिंग का हमने जो ये प्रोसेस पढ़ा है, उसका मीनिंग क्या है और उसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है, जिससे हम इसकी मीनिंग को समझ सकते हैं। तो भाई आइए गाइस देखते हैं। अगर आपने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग बिल्कुल कायदे समझ लिया है, पढ़ लिया है ना,
तो आपको बिल्कुल ही आसानी समझ में आ जाएगी। आइए देख लेते हैं। इसीलिए हमने आपको पहले कैरेक्टरिस्टिक्स और अकाउंटिंग पढ़ाया और ये बाद में पढ़ाया। हम चाहते थे इसको भी पहले पढ़ाते थे, लेकिन देखिए आप जब इसको समझेंगे ना तो आपको बिल्कुल करेक्टली समझ में आ जाएगी। अकाउंटिंग इज द क्या है, अकाउंटिंग इज द आर्ट। अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग एक आर्ट है किसकी, रिकॉर्डिंग। स्टैटिस्टिकल अकाउंटिंग याद करो जल्दी से। स्टैटिस्टिकल अकाउंटिंग क्या थी, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। इसीलिए हमने आपको पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ाया। रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग और समराइज करने की क्या है, एक आर्ट है, कला है। इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, इसमें एक सिग्निफिकेंट मैनर में स्टेप वाइज, सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी। पहला पॉइंट, इन टर्म्स ऑफ मनी उसे हम मेजर करते थे, मनी ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स। कोई भी ट्रांजेक्शन हो, इवेंट हो, किसमें होना चाहिए, बिजनेस रिलेटेड, और दैट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। क्या है, फाइनेंशियल कैरेक्टर का एक पार्ट होना चाहिए, या उसे हम टर्म्स ऑफ मनी में मेजर कर सकते हैं। और फिर उसके बाद क्या करते हैं हम, एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ, उसका फिर हम लोग रिजल्ट देते हैं, इंटरप्रेटिंग। बस जैसा कि हमने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रोसेस पढ़ाया वही आपकी डेफिनेशन होता है। बस जैसा कि उसका प्रोसेस होता है उसी तरह डेफिनेशन बनती है। तो आप इसको एक बार फिर से रीड कर लिए। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ ट्रांजैक्शन and in terms of money transactions and events which are in part of at least a financial character का पार्ट होना चाहिए, and interpreting the result thereof। उसके बाद उसका जो है ये पूरे प्रोसेस करने के बाद उसका जो है रिजल्ट हम लोग उसका देते हैं। बस जो हमने आपको पढ़ाया था अभी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग में वही आपकी जो है डेफिनेशन है। अब एक इसका अकाउंटिंग का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है। अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट। अकाउंटिंग क्या है, इज एन आर्ट। अकाउंटिंग क्या है, एक आर्ट है, और एज वेल एज, और नहीं कह सकते, एंड भी कह सकते हैं इसको। और तो या तो ये या तो ये हो जाएगा, एंड एज वेल एज साइंस। अकाउंटिंग क्या है, एक साइंस भी है और एक आर्ट भी है। तो इस पे क्वेश्चन भी आ सकता है, जैसे कि एक क्वेश्चन आ सकता है, इज अकाउंटिंग इज एन आर्ट और साइंस। तो इसका आंसर यही है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट एंड एज वेल एज साइंस। अकाउंटिंग क्या है, एक आर्ट भी है और एक साइंस भी। क्यों है, तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। क्या है, अकाउंटिंग एक आर्ट है किस चीज की, रिकॉर्डिंग करने की, कोई भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने, क्लासिफाइंग लेजर अकाउंट में उसको क्लासिफाइंग लेजर पोस्टिंग करने के लिए, एंड समराइजिंग उसका टोटल निकालने के लिए, ये उसकी एक आर्ट है। पहला पॉइंट, पहले क्वेश्चन का आपको आंसर मिल गया। ठीक है, दूसरे पॉइंट का आंसर ये साइंस क्यों है भाई। अब भाई आप लोग वो 10th बोर्ड में आपने बहुत सारे प्रिंसिपल पढ़े होंगे साइंस में, जैसे कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल हो गया, बहुत से प्रिंसिपल हैं साइंस में। तो कोई भी एक ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज जिसको जो कि इस पे बेस्ड होती है, प्रिंसिपल पे बेस्ड होती है, उसे हम साइंस कहते हैं कि नहीं कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं सर। तो कोई भी ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज जो कि किस पे बेस्ड है, प्रिंसिपल पे बेस्ड है, उसे हम कहते हैं साइंस। तो अकाउंट भी क्या है, अकाउंटिंग भी आल्सो ए साइंस है। अकाउंटिंग is also a science. Accounting is also a science because क्योंकि it is based on some basic accounting principles। कि वो भी किस पे बेस्ड है, बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल पे बेस्ड है, इसलिए ये साइंस भी है और ये एक आर्ट भी है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग और समराइजिंग करने के लिए। ठीक है, ये किसका एक इंपॉर्टेंट फीचर है। ये आप इसके फीचर्स में भी लिख सकते हैं अगर क्वेश्चन आता है, या 1 मार्क्स क्वेश्चन आ सकता है। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ अकाउंटिंग का एक इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, ये लिख दिएगा, आपको पक्का पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे। और उसकी डिफिनेशन ये आप देख सकते हैं। और ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है, इज अकाउंटिंग इज एन आर्ट एंड एज वेल साइंस, एक्सप्लेन दिस ब्रीफली। इसको एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है, तो इसको आप आराम से बिल्कुल एक्सप्लेन कर सकते हैं। आई होप गाइस आपको पूरी वीडियो बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी होगी। गाइस प्लीज सपोर्ट करिएगा, और सॉरी फॉर बैकग्राउंड साउंड, अगर आपको बैकग्राउंड का साउंड आता है तो प्लीज यूज हेडफोन फॉर बेटर एक्सपीरियंस। ठीक है गाइस, अगर आपको वीडियो बिल्कुल
थोड़ी सी भी अगर अच्छी लगी हो या जरा से भी आपको हेल्प मिली हो इस वीडियो से, प्लीज गाइस वीडियो को लाइक करिएगा, सपोर्ट करिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपनी। बाय बाय।